आदाब नाज़रीन, सेहत की बात में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सादिया खान। नाज़रीन, हमारा ये आज का शुमारा किस पर मबनी है ये आपको अंदाज़ा होगा इस खूबसूरत शेर से। मुब्तलाए दर्द हो कोई अज़ू रोती है आँख, ओ मुब्तलाए दर्द हो कोई अज़ू रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। आज के इस खास शुमारे में हम बात करेंगे आँखों से जुड़ी परेशानियों पर, और इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान डॉक्टर नूपुर गुप्ता साहिबा, जो एम्स से ताल्लुक़ रखती हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये वेदर जो है हमारी आंखों पे बहुत असर डालता है। जलन होने लगी है, आंखें लाल होने लगी हैं, तो ये वेदर हमारी आंखों को किस कदर नुकसान पहुंचा रहा है और इसे किस तरह बचना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आजकल जो एयर पोल्यूशन है और वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी में, सर्दी में, और एयर पोल्यूशन की मात्रा जो बढ़ रही है दिल्ली में और शहरों में, उससे आँखों पे काफ़ी असर आ रहा है। काफ़ी सारे शोधों ने दिखाया है कि आँखों में बहुत सारे तरह के चेंजेस होते हैं। आँखों में सूखापन, ड्राइनेस, एलर्जीज़, ये सब बढ़ रहे हैं। और हम भी ऐसे ही काफ़ी सारे मरीज़ों को आजकल देखते हैं जिसकी वजह से जो शुष्क आँख बोलते हैं, ड्राइनेस, वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारे शोध हो रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बढ़ने से, और एरोसोल्स की जो मात्रा है, जो हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं, उसकी वजह से आँखों का लाल हो जाना, और तरह तरह की भिन्न प्रकार की एलर्जीज़ आँखों में हो रही हैं। तो आम तौर पे हमें पता नहीं चलता कि हम इसके लिए क्या करें। हमें लगता है कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, 2 दिन लाली हुई, 3 दिन हुई, और उसके साथ हमारे और एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे काम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे बढ़ गया है, फ़ोन सबके पास है, और उसी डिजिटल स्क्रीन पे हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके ओवर यूज़ से आंखों पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से जब बाहर से कहीं वापस आएँ तो ठंडे पानी से अपनी आंखें धोएं, उससे आराम मिलता है। इस चीज़ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि टैप वाटर से नहीं, अच्छा, नॉर्मल नल के पानी से नहीं, बिकॉज वो भी प्रदूषित हो सकता है। तो या तो आप अच्छे से पानी उबाल के 5 मिनट उसको ठंडा करके उससे धो सकते हैं, या फिर आरओ का पानी हो, तो साफ़ पानी होना चाहिए, बिकॉज गंदा पानी डालने से और इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारी वजह हैं आंखों के लाल हो जाने के, इचिंग होने के। अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी आंखों पे किस कदर असर डालती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणों के 2 भाग होते हैं मेनली जो आंखों पे असर करते हैं, एक UVA बोलते हैं और एक UVB। तो इन दोनों से आंखों की सारी सतहों पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा। आंख हमें जो दिख रही है वो सिर्फ एक पारदर्शी कॉर्निया दिखती है सामने से, जिससे ऊपर का जो आप पोल्यूशन से इफेक्ट बता रहे थे वो ड्राइनेस होती है। अच्छा। पर जब ये किरणें अंदर जाती हैं तो उससे कैटरैक्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, और जो मोतियाबिंद, जिसको सफ़ेद मोतियाबिंद हम बोलते हैं, तो इसीलिए माना जाता है कि सफ़ेद मोतियाबिंद हमारे देश में प्रायः जल्दी होता है, 40 साल की उम्र में ही देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूवी रेडिएशन का प्रकोप ज़्यादा है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट किरणें इतना असर जब हमारी आंखों पे डालती हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी घर से बाहर निकलें आंखों पे सनग्लासेस ज़रूर लगाएं। हाँ जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सनग्लासेस भाई बहुत महंगे नहीं खरीद पाते हैं, तो रोड साइड पे जितने भी बैठे होते हैं उनसे ले लेते हैं। उनमें जो ग्लासेस होते हैं, क्या वो भी, अगर वो चीप क्वालिटी के हैं और अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो भी हमारी आंखों पे असर डालते हैं? सन ग्लासेस कॉस्ट से नहीं डिटर्मिन होता कि वो यूवी एक्सपोजर को प्रिवेंट करते हैं या नहीं करते हैं। इट इज़ एक यूवी प्रोटेक्शन इंडेक्स होता है जी। तो एक फिल्म होती है जो कि यूवी प्रोटेक्टिव होती है। अच्छा। तो इवन सस्ते चश्मों में भी वो हो सकती है, पर यही हमारा मानना है कि जब भी आप कोई सन ग्लासेस खरीदें तो उसमें यूवी प्रोटेक्टिव फिल्म है या नहीं है, वो आप चश्मे की दुकान से देख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो आप फुटपाथ से या कोई सस्ता चश्मा ले रहे हैं उसमें ना हो, पर कितना है वो आपको देखना चाहिए। तो इसलिए चश्मा नहीं ले सकता तो छतरी भी बहुत, अगर चश्मा बहुत महंगे वाले हैं और उससे आपका नहीं लग रहा है कि यूवी एक्सपोजर प्रिवेंट हो सकता है, तो छतरी इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अच्छा। तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, आप टोपी यूज़ कर सकते हैं जिसका वाइड ब्रिम्ड हैट जो बोलते हैं। अच्छा। उससे भी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शहरों में देखें, हमारे पूरे देश में डिफरेंट कल्चर्स हैं। जैसे गुवाहाटी में झापी करके यूज़ करते हैं। अच्छा। तो देयर आर वाइड ब्रिम्ड हैट्स दैट कैन बी यूज, जो कि आपका सन रेज प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है, हमारा खाने पीने पे ध्यान नहीं है,
वो भी हमारी आंखों पे असर डाल रहा है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पूरी बॉडी के लिए भी। और अगर आप सिर्फ ड्राइनेस और एयर पोल्यूशन की बात करें तो वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल में आता है कि हम कितना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो वो एक चीज़ हमें डिजिटल स्क्रीन यूज़ जो है वो तो प्रिवेंट करना ही करना है। सेकेंडली जो आपने खाने की बात कही वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आँखों की हेल्थ के लिए। तो रेटिना के जो पिगमेंट होती है वो लाल और पीले फलों में बहुत पाई जाती है। अच्छा। तो rather than eating vitamins and multivitamins, it is more important to eat a balanced diet. अच्छा। तो हमारे खान पान में फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स होने चाहिए और विटामिन ए भी की कमी से बच्चों में जो अंधता होती है वो भी प्रिवेंट हो सकती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट खाना है। तो अच्छा, हर तरह आजकल ये देखा गया है डॉक्टर साहिबा कि अब बच्चों में भी काफ़ी उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं बड़ों के साथ साथ। तो बच्चों में जो आजकल आंखों की कमज़ोरी बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, या फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इन्हें कम नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है? अब आज के दौर में ये बीमारियां कुछ ज़्यादा होने लगी हैं। बच्चों में प्रायः जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है नज़र कम होने का वो ज़्यादातर चश्मे का नंबर की वजह से होता है। दैट इज़ मोर कॉमन। पर जो अंधापन आप बोल रहे हैं कि पैदाइशी अंधापन हो रहा है वो 2-3 कारणों से है। आँख जो है ब्रेन का पार्ट ही है। सो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे अगर पैदा होने के टाइम पे ऑक्सीजन कम मिला है, अच्छा। या ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है, तो आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन विद द ऑप्टिक नर्व। तो अगर वहीं पे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आँख में भी कभी कभी, क्योंकि जो हम देखते हैं वो एक ब्रेन के भाग की वजह से ही देखते हैं। अच्छा। अगर उसमें डैमेज हो जाता है जिसको ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, और पूरी जो सिस्टम है जो कनेक्ट करता है आँख को ब्रेन से, उसमें कहीं भी डैमेज होता है तो बच्चे को नहीं दिखता है पैदाइशी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है, पर ऐसा ये भी है कि अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ये पता भी ज़्यादा चल रहा है, प्लस हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी बचा रहे हैं। अच्छा, इसका इलाज ऑपरेशन से मुमकिन है या फिर एक सर्टेन एज के बाद ही इसका इलाज हो सकता है बच्चों में? जो पैदाइशी जिनको अंधापन है उनका डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। अगर ब्रेन में ही डैमेज है तो विद द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन का वो डैमेज रिवर्स होने लायक होता है तो आँख का भी हो सकता है, पर थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। बट ऑफ कोर्स चश्मे का जिसको प्रॉब्लम है वो चश्मा पहने और उनको कोई अंधापन नहीं होगा और वो पूरा तरह ट्रीटेबल है। लेंसेज का रिवाज कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, लोग चश्मे के ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लेंस लगाना। तो क्या लेंसेज लगाना हार्मफुल रहता है? मतलब चश्मा अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने के कुछ एहतियात हैं कि वो बरतें तो सेफ रहेगा? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज चश्मा बेटर है और कॉन्टैक्ट लेंसेज वर्स हैं। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से आपका फील्ड ऑफ विजन बेटर रहता है, जो पहन रहा होता है उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बट ऑल इन ऑल वो एक फॉरेन बॉडी है आँख के अंदर, तो उसका उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज आप पहन रहे हैं तो आप जो आँख की एंटीरियर मोस्ट लेयर होती है जो कि पारदर्शी, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके ऊपर बैठता है वो। तो लेकिन आँख का सारा जो मेटाबॉलिज्म और जो उसको हवा पानी जो कहने नॉर्मल उसमें बोलेंगे तो वो जो मिलता है वो कॉर्निया से ही मिल रहा होता है, उसको हम थोड़ा बहुत ब्लॉक कर रहे होते हैं विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑन। इसलिए हम ये बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने चाहिए, गंदगी में नहीं पहनना चाहिए। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज मतलब परमानेंट लेंसेज लगा दिए जाते हैं, तो क्या ये लेंसेज कामयाब होते हैं? हाँ, ये लेंसेज टोटली कामयाब है, ये लाइफ लॉन्ग काम करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बच्चों को भी अगर कैटरैक्ट होता है उनमें भी आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, क्योंकि वो आपका जो नॉर्मल लेंस है वो उसमें मोतियाबिंद हो गया, वो सफ़ेद हो गया है, तो वो आप नॉर्मल लेंस निकाल के उसका नेचुरल लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं जिसको इंट्राऑक्युलर लेंस बोलते हैं। उससे बच्चा पूरा विजन आता है। कुछ लेंसेज ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहिबा कि उनकी एक उम्र होती है, कि इतने एक लिमिट होती है कि परमानेंट लेंसेज कहते तो हैं डॉक्टर, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनमें ब्लरिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर कम दिखने लगता है। उस सूरत में क्या दोबारा ऑपरेशन मुमकिन होता है या फिर उसको रिमूव किया जा सकता है? जो आइडियली आपके इंट्राऑक्युलर लेंसेज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसमें जो दिखना कम हो जाता है थोड़े दिनों के बाद, वो लेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक झिल्ली बन जाती है। अच्छा। एक्चुअली जो हम लोग कैटरैक्ट निकालते हैं
कैटरैक्ट एक कैप्सूल से बंद होता है। अच्छा। तो हम लोग उस कैप्सूल में एक ओपनिंग कर देते हैं, जैसे आप एक बैग समझ सकते हैं। तो सामने से उसमें ओपनिंग करके वो सफ़ेद जो आपका मोतियाबिंद है वो पूरा निकाल देते हैं। पीछे का जो बैग का पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, सो दैट कि आपका जो आर्टिफिशियल लेंस डाल रहे हैं उसका सपोर्ट बना रहे। अच्छा। तो जो वो पीछे वाला आपने झिल्ली छोड़ी हुई है वो उसमें एक झिल्ली, सफ़ेद झिल्ली बन जाती है। पर उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, लेज़र करके उस झिल्ली में वापस क्लियर करा जा सकता है और मरीज़ फिर से देखने लगता है। So it is not irreversible। हाँ, आप बजाते खुद एक डॉक्टर हैं और रोज़ाना आपके पास बहुत सारी पेशेंट्स आते होंगे कि कभी किसी को ये बीमारी, कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल आप देखती हैं कि कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों में, वो क्या है? अगर आप बड़ों की और बच्चों की, पहले क्या होता था, बच्चों में प्रॉब्लम होती थी कि चश्मा पहनते हैं और बड़ों में अंधापन या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है। आजकल एक यंग अडल्ट्स का एज ग्रुप है जो कि 15 to 40 जो हम कहते थे, जिसमें आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज या तो वो चश्मा बचपन से ही पहन रहे थे। आजकल वो ड्राइनेस वाली और जो एलर्जीज वाली, क्योंकि और वो कंपाउंडिंग फैक्टर्स यही सब हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए, एयर पोल्यूशन, कंप्यूटर्स और फ़ोन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डायबिटीज़ जो है वो हमारी आंखों पे भी बहुत असर डाल रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो क्या इसका रीज़न सिर्फ डायबिटीज़ है या फिर हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है? क्या इससे बचा जा सकता है? डायबिटीज़ एक्चुअली एक वैस्कुलर डिजीज़ है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो हमारे नसें हैं पूरी, आँख के पर्दे में भी नसें होती हैं। तो जो आँख की ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उन पे असर आता है तब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इसीलिए डायबिटीज़ में रेटिना पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आँख की झिल्ली जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, जो आपकी कॉर्निया है। बट पर्दा जो होता है, इसीलिए वहाँ चेंजेस ज़्यादा दिखते हैं, बिकॉज सारी वेसल्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज है या ऑपरेशन? इसका इलाज है, लेज़र कैन बी डन, और अगर आप इसी से आप प्रिवेंट कर सकते हो कि उससे अंधापन ना हो। अच्छा, तो मतलब थायराइड इतना असर नहीं डालती, लेकिन डायबिटीज़ हमारी आंखों पे बहुत असर डालती है। यस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियों को सजने सवर करने का कितना शौक़ होता है, और ख़ास तौर से आई मेकअप का। तो बाज़ार में मिलने वाले जो कॉस्मेटिक्स हैं या फिर काजल जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइनर जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो क्या आँखों पे असर डालता है? किस तरह का काजल इस्तेमाल करना चाहिए या हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इस पे कोई स्टडीज़ नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली काजल इज़ अ फॉरेन बॉडी इन द आई। सो ऐसा मैं कहूँगी कि कोई नहीं यूज़ करे तो फिर वो भी सही नहीं होगा। बट डेफिनेटली जिसको प्रॉब्लम है, जिसको लिड में इन्फेक्शन हो रहा हो, जिसको कंजंक्टिवाइटिस हो, या उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता चल जाता है कि आपको आँख को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। So, आपको एलर्जीज हैं अगर, डेफिनेट जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स को मना करते हैं कि आप काजल नहीं लगाइए। हाँ, सो जिसको लिड इन्फेक्शन, जैसे मैंने बोला मेबोमिन ग्लैंड इन्फेक्शन, इन सब में अवॉइड करने को डेफिनेटली बताते हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि घर में जब हमारी आंखों में थोड़ी सी इचिंग होती है या रेडनेस हो जाती है, तो हम कुछ भी, मतलब आंखों से रिलेटेड कोई भी आई ड्रॉप रखी होती है या फिर गुलाब जल रखा होता है, हम वो डाल लेते हैं। तो क्या इस तरह डालना आंखों में खतरनाक साबित हो सकता है? अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर लेता है। मैं इसके लिए सख्त मना करूंगी कि जो भी कोई ड्रॉप किसी रिश्तेदार की या कोई पहले खुली हुई ड्रॉप है वो नहीं डालनी चाहिए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। हम लोग ने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कि या तो पुरानी ड्रॉप्स या फिर कुछ भी गुलाब जल या डिफरेंट तरह के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स डाल लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसको केमिकल इंजरीज भी हो जाती हैं और आँख में पूरी नज़र भी जा सकती है। अच्छा, कैटरेक्ट के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि ये एक ख़ास एज के बाद होता है या फिर इस उम्र के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसे किस तरह बचना चाहिए और क्या इसका इलाज हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बिकॉज कैटरैक्ट इज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस हमारे कंट्री में, और जैसे भी हमने डिस्कस किया, इससे बचने के एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, तो विद एज ही जो हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं, उम्र के साथ ही बढ़ता है। अच्छा। तो आप ये देखेंगे कि 40 साल के व्यक्ति में कम होगा और 60 और 65 के बाद मोस्ट प्रॉब्ली 50% लोगों में एटलीस्ट होगा, बढ़ जाता है। तो इसका इलाज बहुत सिंपल है, ड्रॉप से नहीं ट्रीट हो सकता ये,
इसका ऑपरेशन नहीं अच्छा, करना मैंने अक्सर देखा है कि लोग बस आंखों में ड्रॉप डालते रहते हैं कि उन्होंने कभी किसी डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, हो सकता है वो एक एज तक काम करे आपके और एक उम्र तक काम करे, एक हद तक काम करे, लेकिन वो सिर्फ उसी ड्रॉप पे डिपेंड हो जाते हैं कि दोबारा डॉक्टर ने लिख कर दी थी। तो कितने टाइम बाद आपको लगता है कि हमें दिखा देना चाहिए, दोबारा डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? कैटरेक्ट के लिए पहले ये होता था कि मोतिया पक जाए तो ऑपरेशन कराना है, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जब भी जिसको कैटरेक्ट हुआ है उसको प्रॉब्लम हो रही है अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर कर रही है, तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बच्चों में मैंने देखा है कि अब होने लगा है। बच्चों में होता है, पहले भी होता था। अच्छा, वही बात कि हमें हाँ, पता नहीं होता था। तो उनमें भी ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनमें, क्योंकि बच्चों में एक ये प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी आँख स्पेशली बिफोर 7 ईयर्स अगर कैटरेक्ट हुआ है और उस आँख उससे दिख नहीं रहा है उसको, तो वो आँख, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट एंड नर्व डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो आँख फिर देखना बंद कर देती है, जिसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो सपोज उस बच्चे को 2 साल की उम्र पे कैटरेक्ट था और वो देखा नहीं गया, आपने दिखाया नहीं, नजरअंदाज किया उसको, और फिर आपने 10 साल पे दिखाया, तो तब अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो नज़र पूरी नहीं आएगी उस आँख में। इसलिए अगर आँख में बच्चों में इट्स लाइक एन इमरजेंसी। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कि आपको पता चल जाए कि मुझे ये हो रहा है? बेसिकली कैटरेक्ट में पेनलेस प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है। अच्छा। धीरे धीरे, यूजुअली धीरे धीरे नज़र का मतलब, लेकिन जैसे चोट के बाद भी कैटरेक्ट हो सकता है। अच्छा। तो वो जल्दी से नज़र चली जाती है, डिपेंड करता है। तो आपको अगर नज़र कम हो रहा है तो आपको चेक कराना चाहिए, वेदर कैटरेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर नज़र में आपको एक आंख बंद करके भी देखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि 2 आंखें हैं, एक से दिख रहा है अच्छा, तो आपको पता नहीं चला कि दूसरी आंख में दिख नहीं रहा, नहीं पड़ता आपको एक आंख से कम नजर भी आ रहा है। इसलिए एक बार बंद करके देख लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप 40 के बाद की उम्र है, तो आपको एक बार रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि बहुत सारी वजहें हैं जो आंखों पर हमारी असर डालती हैं। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो क्या चीज़ होती है? और कुछ लोगों को नाइट विजन में उनको नज़र, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो क्या है? ये दोनों फंक्शंस बेसिकली आपके वही पर्दे के हैं और रेटिनल लेयर से। तो रेटिना में हमारे सेल्स होते हैं जिनको कोन्स बोलते हैं, कोन्स की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो उसमें मतलब आपको कलर्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर सामने वाले को नहीं पता होता कि अगर उसको नज़र आ रहा है तो उसे ये दुनिया किस तरह की नज़र आ रही है। मतलब क्या कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कलर ब्लाइंड के ग्रेड्स होते हैं। अच्छा। और यूजुअली ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज कॉमन। अच्छा। तो और देयर आर वेरिएशन, इट्स अ जेनेटिक थिंग, तो आपके जीन्स से डिटरमिन होता है। अच्छा। और ग्रेड्स होते हैं, तो ज़्यादातर माइल्ड तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है और उनको शेड्स ऑफ ग्रे दिखता है वो वाला कलर। ओके। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाली दिखेगा या ब्लैक दिखेगा। और उन धीरे धीरे जो जिनको कम सिवियर लाइक माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस और डेफिशिएंसी होती है जिनको, उनको दे नो कि ये कलर ये है। सो ऐसा नहीं है कि वो बहुत हैम्पर होता है, बट कुछ प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। कि वो कलर ब्लाइंड नहीं हो, जैसे स्पेशली इन द ड्राइविंग, ट्रेन ड्राइवर है, व्हेन यू हैव अ पब्लिक हेल्थ एट रिस्क। अदरवाइज तो दे डू रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज। और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो बिग रेटिनल प्रॉब्लम, और बहुत सारी रेटिना की बीमारियों में उनको रात को नहीं दिखता है। अच्छा। प्लस ऑफ कोर्स विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि बहुत कॉमन होता था पहले बच्चों में, उनको भी रात को नहीं दिखता है। कभी कभी कुछ तो रात को ऐसे लोगों को नजर ही नहीं आता, या फिर उनका विजन कमजोर होता है? उनका विजन कम होता है, कुछ लोगों को नजर ही नहीं आता है। अच्छा। तो जब ऐसा होता है तो इसमें जरूर एज मायने रखती है? नहीं, इसमें मैंने 2 एजेस बताए आपको। जब भी रेटिना की कोई भी प्रॉब्लम होगी, और विटामिन ए डेफिशिएंसी यूजुअली बच्चों में होती है। अच्छा। तो वो बच्चों में पता चलेगी, और इसलिए आपको जब भी ये वाला सिम्टम हो तो आपको डेफिनेटली आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये ठीक हो सकती है? ये ठीक हो सकती है डिपेंडिंग कि कैसी डिजीज़ है। अगर वही स्लोली प्रोग्रेसिव आपका कोई रेटिनल डिजीज़ है तो मुश्किल है, पर अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो वो ट्रीटेबल है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल यहाँ पे अक्सर हमारे जहन में आता है स्क्वींट के बारे में, भैंगापन जिसे कहा जाता है। कुछ लोगों को ये पैदाइशी होता है, कुछ लोगों को मतलब कुछ टाइम बाद हो जाता है, इसकी वजह क्या है? जो भैंगापन आप कह रहे हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उस आँख में पूरी विजन नहीं होती है,
तो यूजुअली इस वजह से वो आँख डिविएट कर जाती है क्योंकि वो सेंटर में देख नहीं रही होती है। तो इसका इलाज है, पर पहला स्टेप होता है चश्मे लगाना। अच्छा। तो अगर चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाते हैं, अगर फिर भी थोड़ा बहुत महंगापन बच जाता है चश्मा पहनने के बाद भी, तो सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है। ज़्यादातर महंगापन ट्रीट किया जा सकता है, पर सपोज़ किसी को बढ़ती, पहले आपने नहीं दिखाया जब बचपन में था और आप जब वयस्क हो गए तब आप दिखा रहे हैं, तो उस आँख में फिर वो नज़र नहीं होती है। तो आप कॉस्मेटिकली तो ट्रीट कर सकते हैं, पर हो सकता है क्योंकि वो आँख में देखने की क्षमता नहीं है तो वापस डिविएट हो जाए। अच्छा, इसलिए स्क्विंट इज़ ट्रीटेबल, बट उसको टाइमली दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आंखों की ज़रूरत होती है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि गवर्नमेंट के ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अगर उन्हें आंखों की ज़रूरत है तो वो वहाँ से जाके ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर है, बहुत महंगा इलाज है, कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जिसको वो अवेल कर सकते हैं? डेफिनेटली हर सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। सो जब भी पेशेंट आता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी, उनको एक रजिस्टर कर लिया जाता है फॉर दी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। और जैसे बच्चों को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, बायलैटरल ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस। ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कॉर्नियल ब्लाइंड, जिनकी सामने की जो पुतली होती है पारदर्शी, उसमें प्रॉब्लम होने से कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर नस की कोई प्रॉब्लम है या रेटिना की कोई बीमारी है तो वो ट्रीट नहीं होती है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से। हम लोग उसको आई डोनेशन बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज़ कॉर्नियल डोनेशन। अच्छा। सो क्योंकि सबसे पहले कॉर्निया आता है आँख में, तो और लाइट रेज से पास होते हैं, तो अगर ये इसमें सफ़ेदी आ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको एक्सचेंज करने से किसी डोनर टिश्यू से, तो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे एम्स है, सफदरजंग है, जहाँ भी कॉर्निया सर्विसेज है, जहाँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, वो तो क्योंकि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, yes, it is free of cost because the donated tissue is also it's a charitable kind of procedure. अच्छा, कोई आई डोनेशन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसमें आप किसी भी आई बैंक में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे हम लोग का आरपी सेंटर में देयर इज अ नेशनल आई बैंक, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, यू कैन गो टू द पोर्टल एंड जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर प्लेजिंग, क्योंकि आँखों का जो दान होता है वो मृत्यु उपरांत होता है। तो आप जब प्लेज करते हैं अपने आए, तो अपने बच्चों को और अपने सगे संबंधियों को बता देना चाहिए कि जब मेरे मरने के बाद मेरी आंखें डोनेट कर दीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, टाइम की हमारे पास कमी है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारे तमाम नाज़रीन को, जो हमारे यूथ है, जो नौजवान हैं, उनको चलते चलते थोड़ी सी एडवाइस दे दीजिए कि वो अपनी आँखों का किस तरह ख्याल रखें। एयर पोल्यूशन से दूर रहें, डिजिटल डिवाइसेस कम यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम होने पे डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं, और हाँ, अंत में आई डोनेशन ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर्स और जितने भी आपके जानकार हैं उनको आई डोनेशन प्रमोट करने की ज़रूर हिदायत दें। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारा ये आज का शुमारा आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा करके गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड के बाद आप अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखेंगे, और जिस तरह हमारी डॉक्टर साहिबा ने कहा आपसे कि बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी से थोड़ा लिमिटेड ही रखें तो ही बेहतर होगा। अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई परेशानी हो, आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपने मेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालात के जवाब देने की। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।